Hi dear, welcome to my channel again and back with you all, and I'm going to tell you this कि why after all so many times I have stated that यार पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। और मैं अभी वापस से आपको 2024 का पेपर हमारे सामने है, क्लार्क 2024 का जिन्होंने दिया है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो पूरा पेपर है, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो है, ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था, जहाँ पे न्यूज़पेपर्स आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। मैंने अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताया था कि द वायर जैसी वेबसाइट है जहाँ से हमेशा आपको लीगल रीडिंग करते रहना चाहिए। हालांकि एक मेरे पार्ट पे कमी ये है बिकॉज ऑब्वियसली मैं जीके की फैकल्टी था जिस भी इंस्टीट्यूशन में मैं पहले पढ़ाया हूँ। मैंने जीके और लॉ दोनों को ही पढ़ाया है, एक साथ पढ़ाया है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे जीके को लॉ से अलग करने को कहा गया, अलग रखने को कहा गया, जो मेरे लिए अपने आप में चैलेंज था। बट देन मैंने द वायर आपको बोला था पढ़ने के लिए, और इस साल के अगर आप पेपर में पैसेज को नोटिस करें, इफ़ यू लुक इनटू द पैसेज, मैं आपको दिखा देता हूँ पर से। पहला तो आपको देखिए सीधे सीधे यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे द हिंदू से डायरेक्ट पैसेज आया है। दूसरा आपको पैसेज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो प्रिवेसी की बात कर रहा है वो द वायर के 22 अगस्त के आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा होता तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आप कर पाते कि नहीं कर पाते, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका रीडिंग टाइम जो है ना, वो औरों की कंपैरिजन में कम लगता। जब रीडिंग टाइम आपका कम लगता तो याद रखिएगा, इस एग्जामिनेशन में टाइम इज़ दी ओनली एसेट यू हैव। टाइम इज़ दी ओनली असेट यू हैव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर जो लीगल का लास्ट पैसेज था ना, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वो बिल के ऊपर आया और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, that was Press and Registration of Periodicals Bill 2023. I have always stated that bills will not be asked in this particular paper, और इस बार उन्होंने बिल से पैसेज ज़रूर दिया बट क्वेश्चंस बिल्स के ऊपर नहीं थे। इस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं उसके ऊपर बात की गई थी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो प्रेस मीडिया या जो कुछ भी है वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ठीक है। एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, और आपके पास एक तरह का फंडामेंटल फ्रीडम है कि आप किसी भी तरह का एसोसिएशन बना सकते हैं। आपका राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। आपका एक्सप्रेशन का राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आ जाता है। तो मीडिया पर्सन्स आपके ओपिनियन को सामने रखते हैं, जनता के ओपिनियन को सामने रखते हैं, जनता के लिए बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन की बात तो आती है। और इसी में आर्टिकल 19 का जो स्कोप है, जो ट्रेंड है आर्टिकल 19 का, उसके अक्रॉस हमेशा से जो डिबेट्स रहती हैं वो पूछी गई हैं क्वेश्चन पे, ना कि सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए। अब एक चीज़ और थी जो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता था, हमेशा मैंने कहा है कि ये मत सोचो कि हर क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी होगी और तुमको जज की भूमिका लेनी है। बच्चों ने मॉक लगा लगा के एक ही चीज़ बोली, बच्चों से पूछा जाता था डिसाइड, और वो लगते थे डिसाइड करने कि एकदम लॉ को अप्लाई करेंगे। नहीं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी क्लास में पूछे जाते हैं, जिसका सीधा सीधा एग्जांपल आपको दिखाई देगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कौन कौन शामिल हो सकता है? व्हाट इज द रोल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? अगर आपको पहले से पता होता कि ये किस तरीके से एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, अगर आपको पहले से पता होता तो आप कर ले जाते। जुवेनाइल जस्टिस, आप अपने नोट्स को ज़रा खंगोलिएगा, टटोलिएगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, पॉक्सको एक्ट के बारे में और पॉस एक्ट के बारे में, तीनों के बारे में एक टेबल बना के मैंने डिफरेंस बताया था, जिसमें मैंने डोली इन कपाक्स का जब आपको मैक्सिम बताया था तो बताया था कि डोली इन कपाक्स कब कपाक्स हो जाता है, 7 ईयर्स प्लस, 7 ईयर्स माइनस, और एग्जैक्ट जब आप 7 ईयर्स के होते हो तो क्या चैलेंजेस होते हैं, राइट। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, सीधे आपको दिखाई देगा कि कोई सिचुएशन नहीं है, डायरेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। So what are the lessons that we have? And this is not the first time that CLAT consortium is doing it.
बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे ये कह रहे हैं कि इनजस्टिस हुआ है उनके साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, पढ़ने वालों के साथ नाइंसाफी हुई है। ये सुनने में बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सरासर बकवास है। पढ़ने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, घमंडियों के साथ इंसाफ हुआ है। जिनको घमंड था, जिनको छोटा सा जिनका ईगो था, जिनका ईगो कह सकते हैं ब्लोट कर दिया गया था। ऑब्वियसली मैंने कभी भी अंधे दाव नहीं खेले हैं। मैंने जिन बच्चों पे हाथ रखा था वो बच्चे क्लाट क्लियर कर चुके हैं। जिन पे नहीं रखा था वो एप्टीट्यूड उनका ऐसा है कि वो आके बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये वाली कमी मेरे साथ इस साल रह गई है, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करूं? तो वो बच्चा तुरंत अपने एप्टीट्यूड को खुद क्रॉस कर चेक कर चुका है, और वो फिर से इस पेपर को निकालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं परस्पर रूप से तैयार है, तत्पर रूप से तैयार है, और वो चाहता है कि वो इतने एफर्ट्स मारे कि नेक्स्ट ईयर का पेपर उससे निकल जाए। तो पहला लेसन जो भी हमारे सामने 23 और 24 दोनों साल के पेपर को देख के आया है, वो यही है कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर न्यूज़पेपर, नो सब्सटीट्यूट फॉर न्यूज़पेपर। अब प्रॉब्लम क्या है न्यूज़पेपर के साथ? नो बडी टीचर्स इट। यू नो वाई? कोई पढ़ाता क्यों नहीं है न्यूज़पेपर? क्योंकि कोई खुद नहीं पढ़ना चाहता। भाई न्यूज़पेपर पढ़ाने के लिए उसको पढ़ना भी पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ाने वालों में से हूँ। 1.5 घंटे का क्लास आपका डेली न्यूज़पेपर पे ही लगेगा ऑनलाइन, और आपको पढ़ाएंगे, आपसे इंटरैक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे कौन से आर्टिकल्स को तुम्हें दिन भर में पढ़ लेना है। एक प्रीलिमिनरी आइडिया ले लो अभी मेरे साथ ऑनलाइन बैठ के, फिर उसके बाद पूरे दिन भर में इन आर्टिकल्स को इस ओरिएंटेशन के साथ पढ़ लेना। मैं कोई भी न्यूज़पेपर का बायस, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का बायस नहीं रखूंगा। द हिंदू आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपसे हाईलाइट करके शेयर करूंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए। क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बहुत सारे एरियाज ऑफ डिबेट होते हैं। कुछ जगहों पे द डिबेट इज पॉलिटिकल, कुछ जगहों पे द डिबेट इज सोसाइटल, कुछ जगहों पे डिबेट मात्र एक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से बात कर रहा होता है, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा होता है। कुछ जगहों पे करंट अफेयर्स होता है आर्टिकल्स। अच्छा, एक चीज और तय हो चुकी है। अगर लीगल को हटा भी दें हम, और हम चले जाएं लॉजिकल एप्टीट्यूड के सेक्शन पे, तो अगेन मैं बोलूंगा कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ना, उनको समझना, उनको क्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट था, ये आप इसी से देख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन से देख सकते हैं। क्योंकि आपको दिखाई देगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट गेट द टेक अनलेस इंडिया डेवलप्स डोमेस्टिक एआई हैव इट वुड नॉट प्ले एनी मीनिंगफुल पार्ट इन ग्लोबल रेगुलेटरी एफर्ट्स। यानी एआई रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ट्रेंड्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, लॉ बना के उस पर लगाम लगानी है। G7 समिट जब से हुआ था, हिरोशिमा एआई प्रोसेस का एडॉप्शन हुआ था, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने लॉ बनाया, और फिर आपके पास यूनाइटेड किंगडम की ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट हुई, और इंडिया ने भी जी ट्वेंटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभुत्व को और उसके चैलेंजेस को, दोनों को डिस्कस किया था, जिसकी डिबेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने इस तरह की ट्रेंड्स को रीड कर रखा है, तो अगेन होता क्या है, आपकी स्पीड फास्ट होती है। सिर्फ और सिर्फ स्पीड फास्ट भी नहीं करना है, चीज़ों का प्रायर नोशन होना, पहले से आइडिया होना कि क्या डिबेट्स चल रही हैं, इंडस्ट्री में क्या डिबेट चल रही हैं, कोर्ट्स में इसके कंटेक्स में क्या डिबेट चल रही है, लेजिस्लेचर में इसके कंटेक्स में क्या डिबेट चल रही है, और एक वायबल सल्यूशन क्या हो सकता है, उन सब का आइडिया आप नहीं लगा सकते। आपको यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये पैसेज अपने को देखने को मिल रहा है। अगला पैसेज आप लॉजिकल में चले जाएंगे तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई देगा कि ये किसी तरीके से आपको प्रिपरेशन, ऑनलाइन कोचिंग,
ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है उसमें क्या चैलेंजेस हैं, तो ये हो गई ना हमारी समाज की, सोसाइटी की दिक्कत की बात, कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनको मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो एजुकेशन जो है ना वो हमारे सोसाइटी का पार्ट होता है, और उसके ऊपर सीधे आपको दिखाई देगा इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से क्वेश्चंस आ चुके हैं। बात हो रही है कोटा सुसाइड्स की। तो ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, पेपर में बच्चों ने क्वेश्चंस देखे और बोला कि यार पेपर इजी है। पेपर जितना इजी होता है उतना आपको घबराना चाहिए, उतना डिफिकल्टी होती है सिलेक्शन में। पेपर इजी नहीं था, पेपर डुएबल था, लेकिन सिर्फ वही बच्चा कर पाया जो रटंत विद्या से परे था, जिसने अपने आप को रटंत विद्या के ऊपर रखा। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इस साल का पेपर निकालते हुए, दे वर वेरी स्मार्ट इन देयर अप्रोचेस। ठीक है, वो बेस्ट नहीं थे, वो फुल नॉलेजेबल नहीं थे, उनको लॉ नहीं आता था, लेकिन उनको ट्रेंड्स इन द डिबेट जो हुई हैं, जो चल रहा है, उसमें एक आइडिया था। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आप मॉक्स को करते हैं, ना कि क्लैट कंसोर्शियम के पेपर्स को। मॉक्स दे आर डिजाइंड बाय समटाइम्स इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, दे आर नॉट वेटेड बाय टीचर्स। सो मॉक्स आपको गलत ट्रैजेक्टरी पे ले जाके प्रैक्टिस करवा रहा है, और उसके हिसाब से आपके दिमाग में एक प्रायर नोशन सेट हो सकता है, एक्सपेक्टेशन सेट हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, और आप बी डे वाले दिन फॉल्टर कर जाते हो, क्योंकि आपने क्लाड कंसोर्शियम को समझा ही नहीं था। पहले मेरे हाथ बंधे हुए थे, संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था, उनके पैतरे पे, उनके दृष्टिकोण के हिसाब से, उनके रास्ते के हिसाब से मैं ताल से ताल मिला के, कदम से कदम मिला के चलने का पूरा कोशिश कर रहा था, प्रयास मैंने किया है। हालांकि कुछ हद तक सफल रहा हूं, लार्जली असफल रहा हूं, खुद से बहुत निराश हूं, खुद से बहुत डिससेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये पेपर कि ये कैसे निकाला जा सकता है, क्या जा सकता है, पर मेरे हाथ बंधे होने के कारण मैं बहुत कुछ आपको नहीं दे पा रहा था। अभी मैंने खुद को मुक्त कर लिया है, आज़ाद कर लिया है सारी बंदिशों से, सारे बंधनों से, और पढ़ा सकता है जब कोई व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि उसको किसी संस्था के छाते की रिक्वायरमेंट नहीं है, पढ़ाने वाला वैसे भी पढ़ा देगा, और ना पढ़ाने वाला नौकरी की तलाश में दर दर भटक सकता है। मैं किसी से नौकरी नहीं मांग रहा, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे पढ़ने पढ़ाने का काम कभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं आज भी अभ्यर्थी हूँ, आज से 10 साल बाद भी अभ्यर्थी हूँगा। हर परीक्षा के पेपर को देखना, उसको असेस करना, क्वेश्चन से खुद को एडजस्ट करना, और आप ये कह सकते हैं कि मैं एक दिन में कुछ नहीं तो 50-60 MCQs देखता ही हूँ, चाहे CDS का हो, चाहे NDA का हो। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी जैसे पेपर में भी अगर करंट अफेयर्स आता है तो मेरा इंटरेस्ट रहता है, मध्य प्रदेश या यूपी जुडिशरी में भी करंट अफेयर्स आता है तो मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं जाके उसको देखूं कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, और उसके हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को और खुद को भी गाइड करते हुए चलूं। बहुत ही क्लोज ऑब्जर्विंग नेचर है मेरा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, संसद टीवी के कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी अपडेट्स मेरे से मिस नहीं होते हैं। तो ये सभी चीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए, इन्होंने ये लॉजिकल वाला सेक्शन इतना सिंपल रखा, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही था, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही था कि वर्ड्स को किस तरीके से पेश किया जाए। ये पूरी की तरीके से दार्शनिक जिसको हम कहते हैं, ये एक तरह से दर्शन शास्त्र जिसको हम फिलोसॉफी कहते हैं, पूरी तरीके से फिलोसॉफिकल आर्टिकल था, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस थे। तो किसी भी तरह का प्रायर प्रैक्टिस आपको हेल्प नहीं कर सकता था, उस स्पॉट पे आप क्या कर रहे थे, और उस पे डिपेंड करता है। एक पैसेज ऐसा भी, मतलब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक पैसेज ऐसा भी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कोर्स ऑफ एक्शन पूछ दिया उन्होंने। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन कैसे पूछ रहा है आपसे, कि आप क्या कर सकते हैं। आपको एक चीज़ पता चलना चाहिए कि एज लॉयर्स यू वुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ लीगल मैनेजमेंट टीम। नाउ लीगल मैनेजमेंट टीम specializes where? Legal management team specializes in the management. So legal management is with respect to cost cutting, is with respect to employees, is with respect to sales and business.
राइट? तो कॉस्ट कटिंग, एम्प्लॉय, सेल्स एंड बिजनेस को देखने के लिए आपको कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो लीगल मैनेजमेंट के लिए एनएलयूज में वैकेंसी, मतलब फर्म्स आती हैं, लोगों को लेके जाती हैं, कंपनीज आती हैं, लोगों को लेके जाती हैं। तो उसके ऊपर आपको उन्होंने एक सिनारियो ही दे दिया और कहा कि कंपनी है जो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करना चाह रही है और उसने कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं, उसके बाद आपसे सीधे कंपनी वर्सेस कॉम्पिटिटर करने लगा वो, और बताने लगा कि आप बताइए इस कंपनी में क्या कंडीशंस हैं जो कि इस कंपनी को आगे कर रही हैं, इसके कॉम्पिटिटर्स में क्या है, और क्या क्या आप सजेशन दे सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो भी पैसेज आया वो इन्फ्रेंस बेस्ड आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल तो इन्फ्रेंस और अजम्पशन और कंक्लूजन में ऐसा उलझे रहे कि उनको उस कुएं से मैं लाख कोशिश भी कर लूं निकाल नहीं पाया। पेपर वाले दिन सच उनके सामने चीख चीख के कह रहा था कि बेटा देखो, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, प्रैग्मेटिज्म, अवेयरनेस, रीडिंग एंड to have your own say on particular issues is also very important. That played a key defining role, I would say, in this particular year's paper. Students are disappointed with current affairs. I think I'm more than happy with current affairs because current affairs का जो वेटेज है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, पहली बार क्लैट कंसोर्शियम ने करंट अफेयर्स को ऐसा रखा कि पैसेज को पढ़े बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। अदरवाइज क्या इंटेंशन होना चाहिए पैसेज देने का अगर आपको पैसेज सवाल नहीं पूछने हैं तो। 2023 was the only पेपर आई वुड से जहां पे पैसेज का लेना देना नहीं था। अदरवाइज 2020 से लेके 2022 तक क्लैट ने ये मेंटेन रखा था कि जो कुछ भी पूछता था वो पैसेज के इर्द गिर्द और पैसेज पढ़ के ही सॉल्व कर सकते थे आप। इस बार उसने ट्रेंड को बरकरार रखते हुए, किसी तरीके से कोई एक्सेप्शनल स्टेप्स ना लेते हुए, पेपर को उसी डायरेक्शन में रखा। हाँ, जनरल डायर वाला, जलियांवाला बाग वाला जो पैसेज था वो थोड़ा सा ऑफ द कॉर्नर आया, जहां पे बच्चों को डाउट था कि जनरल डायर ने आखिरकार भीड़ पे गोली क्यों चलाई। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि एनफोर्स करना है मार्शल लॉ। मुझे भी ऐसा लगा, मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री में जनरल डायर के बारे में, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 वाले कांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, खिलाफत मूवमेंट को हम लोगों ने देखा है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में हमने सुना है, लेकिन रॉलेट एक्ट के बारे में सवाल था। रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ दोनों चीजों की बात थी। यहाँ पे जो पॉइंट है, जनरल डायर के पास गोली मारने की पावर, गोली चलाने की ताकत नहीं थी, गोली चलाने की ताकत नहीं थी, ना ही उसके पास ऐसे अध्यादेश थे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जिट करना था, लीव करना था, नहीं करना था, क्योंकि यहां पे सीधे दिखाई दिया टू एनफोर्स मार्शल लॉ, मार करके आगे बढ़ गए और -0.25 खा गए। तो 42 का क्वेश्चन अगेन आई वुड से, इन द लाइट ऑफ द पैसेज व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। अब पैसेज अगर समझे होगे तो ये क्वेश्चन आ पाएगा। और यहाँ पे डिस्प्यूट भी था, इस क्वेश्चन में आंसर की को भी चेंज किया गया और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जिट भी कर दिया गया है रिमूव भी कर दिया गया है। तो देखिए, आप लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट था फ्लैट कंस्ट्रक्शन ने कौन सा क्वेश्चन हटाया, बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है, ध्यान से देख के समझने वाली बात है। शोर शराबा अक्सर सच नहीं होता है। इस बार के क्लैट 2024 में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, शोर शराबा सच नहीं होता है। क्लैट 2024 के पेपर ने इस बात को बहुत ही कड़े शब्दों में साबित कर दिया है। यू नो, आपके ऑब्जेक्शंस को ना मानते हुए, पेपर की प्रैक्टिकलिटी को सामने रखते हुए उसने जिस तरीके के क्वेश्चंस रिमूव किए वो बता चुका था कि यार ऐसे ऑब्जेक्शंस तो लोगों ने लिए ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, G20, ये हम मिस्टेक कर ही नहीं सकते थे। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मैं हमेशा बच्चों को क्या सिखाया हूं, अवेयरनेस ज़्यादा रोल प्ले करती है, नॉलेज इस पेपर में दो कौड़ी की है, किसी काम की नहीं है। अवेयरनेस और प्रैक्टिकलिटी, देखो ज़रा इस बात को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तुम अगर ए मार्क करते तो चलो ठीक है, इकोनॉमी की बात है। G20 में हर मुद्दा डिस्कस किया जाता है, कोविड 19 हो, रशिया यूक्रेन हो, इसराइल पैलेस्टीन हो,
2021, 22, 23 के जो G20 हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी डायमेंशंस पे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का बात होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड का बात होता है, इंटरनेशनल सी लेन्स का बात होता है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन का बात होता है, और किसी देश की और किसी कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी पे किस तरीके से स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है एक वॉर का, उसके बारे में G20 बैठता है, एक कंसेंसस बिल्ड करने का काम करता है, ताकि तारतम्यता हो, एक सिरे से एक छोर पकड़ के लोग ना बैठे रहें, डिस्कस करके चीजों को रिजॉल्व करने के लिए आगे आए, उसके ऊपर बात करता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का कोई काम नहीं है G20 से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। G20 जैसा क्वेश्चन गलत करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लैट 2017 और एलेट में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज किक स्टार्टेड इन 1999, which was basically started by central bank governors, and the answer was G20. G20 came like in 1999, and it was for the purpose of economy only. They discuss everything but with respect to economic cooperation. When it comes to international cooperation on combating money laundering, Financial Action Task Force is the body which plays a key role, releases grey list and blacklist. So if there is already FATF, and no FATF members were called in G20 meeting, by the way, if FATF already is there, why would G20 a parallel mechanism would be created? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक ही फंक्शन पे दो बॉडीज क्यों रखेंगे? नहीं रखते, नहीं रखेंगे। G7 और G20 अलग हैं, मेंबर्स एक हैं, अलग हैं, राइट? तो आपको ये समझना था, ये बहुत ही टुच्चा सवाल था जो मैक्सिमम लोग गलत करके आ गए हैं और चौड़ में आगे खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव सही होगा। क्यों सही होगा भाई? ऑल ऑफ द अबव इस बार खेल गया तुम्हारे साथ। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। तो हमारे लिए जो लेसन है ना डियर, वो यही है कि जीके में आपको भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, और ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, बट क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज़रूर पता होने चाहिए। बिकॉज देखिए, यहाँ पे हमारे सामने जो पहला सवाल आया, जो पैसेज यहाँ पे पूरा का पूरा आया, वो आपको दिखाई देगा कि पॉलिटी बेस्ड आया। यानी एक क्वेश्चन पूरा का पूरा पॉलिटी है, तो हमें 11th की इंडियन पॉलिटी, 12th की इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत जैसी किताब को पढ़ना पड़ेगा। कोई भी ये बोल दे कि यार ये तो यूपीएससी का सिलेबस है, भाई ये यूपीएससी का सिलेबस होगा, लेकिन ये 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस है। तो दो चीज़ें हैं जो यहाँ से हम लोग अपनी क्लासेस को, अपनी प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको 11th और 12th का पहले पूरा पॉलिटी, फिर पूरा लीगल स्टडीज पढ़ाएंगे, और इस काम को हम 60 डेज में, 60 दिन में दोनों चीज़ों को ख़त्म करेंगे। फिर हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे इस देश की, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पता चलेगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आपको गोते लगवाएंगे टॉपिक में। इजराइल हमास का टॉपिक प्रिडिक्टेड था, आना ही था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से लेके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से लेके, ना जाने कहाँ कहाँ वाद विवाद हुआ। ये G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी रिलेटेड था, वो अभी भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बरकरार है। तो अगर आप पेपर को ध्यान से देखें, मेरे साथ एनालिसिस में जुड़ें, और हमारी फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी जनवरी से, अगर आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ एप्टीट्यूड दैट इफ यू हैव इट फ्रॉम डे वन, अगर आपके अंदर वो चीज़ भर दी जाए डे वन से, तो आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। दिस एग्ज़ाम इज़ डूएबल, साइंटिफिक तरीका है उसको क्रैक करने का, एंड आई थिंक यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है? डू नॉट रन फॉर बिगर छातास, डू नॉट रन फॉर बिगम छातास, कम टू मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टिक टू द प्रोसेस। बस पत्थर पे लिखी इबारत की तरह मान लीजिएगा मेरी बात को, और आप क्लैट ना निकाल लें तो मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में।